वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय रावत। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग के हैं, जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल के हैं, आई होप आप सभी लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे, अपनी तैयारी आप सभी लोग कर रहे होंगे। देखिए, करना भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम का कोई डेट तो अभी आप लोगों का कोई ऑफिशियली अनाउंस तो किया नहीं गया है, लेकिन जल्दी आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे, या तो दिसंबर में, या तो दिसंबर के लास्ट वीक में, या तो जनवरी में ही आपके एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। तो मेहनत करते रहिए, एफर्ट्स लगाते रहिए। जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग के हैं, जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल के स्टूडेंट हैं, ओके। चलिए, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है आप सभी की। कंपनी एक्ट से बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं, जो आते हैं लगातार एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बैचेस आपकी रनिंग मोड में चल रही है, आप सभी लोग बैच तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप सभी लोगों के लिए और ई बुक भी लॉन्च कर दिया गया है। टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट जरूर लगाइए ज्वाइन करके। मिनिमम फीस ओनली 99 में आपको ये मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। ई बुक उसके साथ मिलेगा, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, वो पूरी तरीके से फ्री है, तो वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप से ही, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप से ज्वाइन करके आप मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज और ई बुक और इन सबके साथ साथ कोर्स, सारी क्लासेस के एक्सेस आप ले सकते हैं हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आप ज्वाइन करके। 150 प्लस क्लास लेक्चर, 7 से 8 हज़ार पढ़ने का नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए, आज की क्लास यहाँ स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की। चलिए, टुडे द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपनी शब्द अधिनियम, कंपनी शब्द को, ठीक है, अधिनियम की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है। जो कंपनी शब्द है, कंपनी टर्म जो है, इसे किस सेक्शन के तहत डिफाइन किया गया है, ये पूछा जा रहा है। अधिनियम मतलब किस एक्ट की किस सेक्शन के तहत, मतलब किस अधिनियम की किस धारा के तहत इसे डिफाइन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के तहत कंपनी शब्द को परिभाषित किया गया है, और ये लेटेस्ट है जो कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है, ठीक है। तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी के सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के तहत कंपनी को परिभाषित किया गया है। धारा 2 धारा 20 के अनुसार कंपनी का अर्थ है कि ऐसी कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत क्या की गई है, स्थापित की गई है। इससे पूर्व या इससे पहले भी कोई कानून द्वारा स्थापित कंपनी है, उस सभी को कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के तहत कंपनी को एक्सप्लेन किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए इसको और भी डिटेल में बात करते हैं। कंपनी है क्या। जैसा आप सभी जानते हैं, मेरी जितनी भी क्लास रहती है वो सारी चीज़ें डिटेल में रहती है। एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन आपका तैयार होता है, ठीक है। तो कंपनी अधिनियम की धारा, कंपनी अधिनियम 2013 जो आपका नया चल रहा है, कंपनी का जो अधिनियम कानून चल रहा है 2013 चल रहा है, तो उसकी धारा दो सब सेक्शन मतलब उपधारा 20 के तहत कंपनी को परिभाषित किया गया है। और क्या कहता है इसमें कि कंपनी एक लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी की अपनी कानूनी पहचान है, ठीक है, जो कानून के तहत रजिस्टर्ड होती है। जितनी भी कंपनियां होती हैं उनकी कानूनी पहचान होती है और कानून के तहत वो रजिस्टर्ड होती है। तो कंपनी एक कैसी इकाई है, कानूनी इकाई है। कानून मतलब सरकार के अंडर में ये रजिस्टर्ड होती है, कंपनी एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड होती है, ओके। यह कंपनी अधिनियम 2013 के नियमों और विनियमों के तहत क्या होती है, पंजीकृत होती है। अभी मैंने बोला ना, कंपनी एक्ट 2013 जो है आपका, उसके नियमों विनियमों के तहत ये क्या होती है, एक पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। कंपनी की अपनी अलग एक पहचान होती है, और कंपनी अपने नाम से बिजनेस करती है, अपने नाम से मुकदमे लड़ सकती है, अपने नाम से कंपनी संपत्ति खरीद सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है। सीधी सीधी अगर आप बात करें, कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है। जो इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, उनसे कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। कंपनी पूरी तरीके से इन लोगों से अलग होती है, ओके। तो ये कंपनी के बारे में आपको ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है, क्योंकि कई कई बार क्वेश्चन यही से ही आपके बन जाते हैं। तो कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है, कंपनी अपने नाम से बिजनेस करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, रिलायंस जियो ने सहारा कंपनी के इतने शेयर खरीद लिए, तो नाम किसका आ रहा है, जियो कंपनी का, ठीक है। कंपनी अपने नाम से बिजनेस करती है, और कंपनी अपने नाम से कानूनी कार्रवाई कर सकती है, कंपनी अपने नाम से मुकदमे लड़ सकती है, कंपनी अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकती है। आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। कंपनी ने इस कंपनी के शेयर खरीद लिए, इतना मार्केट इनका कैपिटल बढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं कंपनी को लेकर। कंपनी अपने नाम से टैक्स पे करती है, अपनी इनकम पे कंपनी टैक्स पे करती है। इसीलिए कंपनी को एक लीगल एंटिटी, कानूनी इकाई माना जाता है, ठीक है, जो इसके मालिकों और शेयर धारकों से क्या होती है, अलग होती है, ओके। कंपनी क्या होती है, संपत्ति रख सकती है, प्रॉपर्टी वगैरह होल्ड कर सकती है कंपनी, बिजनेस कर सकती है, टैक्स भी पे करती है गवर्नमेंट को कंपनी, और कानूनी कार्रवाइयों में ये भाग ले सकती है। तो ये सारी चीज़ें पहचान किसकी है, कंपनी की है। कंपनियां कितने प्रकार की होती है, बेसिकली अगर कंपनियां तो बहुत प्रकार की होती है।
लेकिन यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बेसिकली इसी से क्वेश्चन आपके बनते भी हैं। कंपनी दो तरीके की, एक पब्लिक कंपनी होती है और एक प्राइवेट कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी कुछ लोगों द्वारा चलाया जाता है। जैसे हम आप मिलकर कोई भी कंपनी खड़ा कर ले और उससे बिजनेस हम चालू, मतलब उस कंपनी के थ्रू हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। अब प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में पीवीटी लिमिटेड लगाना जरूरी होता है, जिससे उनकी पहचान होती है कि ये प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनियां कुछ लोगों के समूह द्वारा संचालित होती है और इसमें लिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं, सीमित शेयर धारक होते हैं, ठीक है, असीमित नहीं, सीमित, ठीक है, असीमित। जैसे देखिए, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खड़े करने के लिए कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए और अधिक से अधिक 200 सदस्य होने चाहिए। और जबकि यही अगर मैं बात कर लूँ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो सार्वजनिक कंपनी होती है, उनमें कम से कम 7 सदस्य और अधिक से अधिक के लिए कोई लिमिटेड नहीं है, ठीक है, तो ये पब्लिक कंपनी के लिए है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सीमित संख्या में इसके शेयर होल्डर्स होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर मार्केट में किसी को बेचती नहीं है, खुले तौर पर अपने शेयर जारी करके। जिसको बेचना होता है उसी को ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सहमति लेकर उसी बिहाफ पे वो लोग अपने शेयर बेचते हैं। और जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनियां क्या होती है, ये अपना शेयर जारी करके जनता से पूंजी भी इकट्ठा कर सकती है, धन इकट्ठा कर सकती है। तो ये होती है आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आई होप एक क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारियाँ मिली गई होंगी, ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल में कराई जा रही है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर ले, कंपनी की संपत्ति किसकी होती है। अब कोई कंपनी है, जैसे पतंजलि एक कंपनी है ना, पतंजलि के पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे स्टोर खुल गए हैं, ऑल ओवर इंडिया में इनके बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टी है। तो ये पतंजलि कंपनी जो कंपनी रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट 2013 के तहत, इनकी जो प्रॉपर्टी किसकी होती है? क्या इनकी कंपनी की खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है? क्या इनके शेयर होल्डर्स की होती है, जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, या कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है, या कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है, उनकी होती है? तो कंपनी की संपत्ति कंपनी की होती है। कंपनी, मैंने बोला ना, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, तो कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी की प्रॉपर्टी होती है। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके। देखिए, कंपनी की संपत्ति इसके शेयर धारकों की नहीं होती है, कंपनी की संपत्ति कंपनी के होती है, और कंपनी के शेयर धारकों को कंपनी पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। कई कंपनी के शेयर होल्डर्स आकर ये कहें कि भैया मेरा 1 लाख के शेयर मैंने खरीदा इस कंपनी में, तो कंपनी की इतनी प्रॉपर्टी हमारी भी हो सकती है, ये नहीं है, ठीक है। अगर उन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे तो कंपनी की बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट होगा उनको उस प्रॉफिट में उनका हिस्सा मिलेगा, उनकी पूंजी के अनुपात में, उनके कैपिटल के रेशियो में, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी के शेयरधारक को कंपनी की संपत्ति पर अधिकार देने की कोशिश करता है, मतलब कोई भी है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स को कंपनी की प्रॉपर्टी में हिस्सा देने की कोशिश करता है, तो वो कंपनी किसके हाथों में चली जाएगी? वो कंपनी सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में चली जाएगी। समझ में आया? जैसे बहुत बार होता है कि कंपनी के ओनर्स वगैरह जितने भी थे, ठीक है, या कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के 1-2 शेयर होल्डर्स की डेथ हो गई, कंपनी अभी रुकी हुई है, कंपनी का बिजनेस चल नहीं रहा है, कंपनी होल्ड हो गई है, तो क्या होता है कि बहुत सारे कंपनी, अब ये कंपनी कौन चलाएगा और ये कंपनी का मालिक कौन होगा, कंपनी का हिस्सा, मतलब ये प्रॉपर्टी किसकी होगी? तो अगर कोई भी कंपनी की प्रॉपर्टी को उसके शेयर होल्डर्स को मतलब देने की कोशिश करेगा, तो एक कंपनी ऑटोमेटिक, कंपनी की सारी प्रॉपर्टी किसके हाथों में चली जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में चली जाएगी। तो कहने का मतलब है कि कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, ना कि इसके शेयर होल्डर्स की, ना ही इसके ओनर्स के। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी शेयर स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय हो सकते हैं? मतलब किस कंपनी के जो शेयर है पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से क्या हो सकते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय हो सकते हैं। जैसे मैं हूँ, जैसे अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, या हाँ, कौन सी कंपनी के यहाँ पे पूछा जा रहा है शेयर स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय हो सकते हैं, फ्री, पूरे तौर पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, जैसे मैंने अभी आपसे बताया था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो होती है वो अपने शेयर खुले तौर पे जनता को, पब्लिक को मतलब शेयर जारी करके पूंजी इकट्ठा नहीं कर सकती है, कुछ बाउंडेशन होता है वो, ठीक है। और जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती है वो जनता के बीच अपने शेयर जारी करके पूंजी इकट्ठा कर सकती है, मतलब शेयर मार्केट में अपने शेयर बेच सकती है पब्लिक लिमिटेड कंपनियां। अब जैसे मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर खरीद लिया, तो मैं उसी शेयर को किसी और को भी मैं बेच सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ भाई। जैसे ही मुझे प्रॉफिट नज़र आएगा, थोड़ा बहुत और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में मैं अपने शेयर किसी और को बेच सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होता है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर होते हैं वो पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बी रहना चाहिए, इसको मैं ऐड करा दूंगा नोट्स में। तो सार्वजनिक कंपनी,
बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए सार्वजनिक कंपनी का जो शेयर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, हस्तांतरणीय होते हैं। इसका मतलब है कि शेयर धारक अपने शेयर, मतलब जैसे मैं अगर किसी कंपनी, मैंने रिलायंस जियो कंपनी का मैंने ले लिया शेयर खरीदा हुआ है, तो मैं अपने शेयर किसी अन्य व्यक्ति को बिना किसी प्रतिबंध के मैं बेच सकता हूँ कि भैया मैंने 1 लाख शेयर खरीदे हैं रिलायंस जियो कंपनी के, 1 लाख शेयर अब तुम ले लो, ठीक है, मैं उसे बेच सकता हूँ मुनाफे पे घाटे पे जैसा भी मैं बेच सकता हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी में ही होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में नहीं होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने शेयर खुले तौर पे बेच नहीं सकते। निजी कंपनियों में शेयर स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय नहीं होते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर करने पे कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह होते हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं, और इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें क्या रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ये कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का क्या कहा जाता है, कंपनी का एक मैं कह सकता हूँ दस्तावेज कहा जाता है जिससे कंपनी स्थापित होती है, उसमें ये सारी बातें लिखी रहती हैं, ठीक है। जन्म पत्रिका कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, कंपनी के नियम कानून ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो सार्वजनिक कंपनी के शेयर स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, हस्तांतरणीय होते हैं, ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सार्वजनिक कंपनी में मामले में सदस्यों की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या होती है, तो कोई भी पब्लिक कंपनी है कम से कम 7 लोग मिलकर एक पब्लिक कंपनी खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सदस्यों की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए पब्लिक कंपनी के मामले में, ठीक है। कम से कम 7 सदस्यों की जरूरत होती है सार्वजनिक कंपनी खड़ी करने के लिए, सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए। क्लियर। और भी बातें जान लेते हैं। सार्वजनिक कंपनी मतलब जैसे अगर आप कोई भी पब्लिक कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं, तो क्या क्या और चीज़ें जरूरी है। सबसे पहले आपके पास पेड अप कैपिटल, कम से कम आपके पास जो न्यूनतम चुकता पूंजी मतलब मिनिमम पेड अप कैपिटल आपके पास 5 लाख रुपए कम से कम आपके पास होना चाहिए, तब कोई पब्लिक कंपनी आप खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, 3 निदेशकों मतलब 3 डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनियों के बीच में थोड़ा हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। तो ये रहा सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी के लिए कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए, तब कोई सार्वजनिक कंपनी खड़ी हो सकती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए होने चाहिए। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये सारी कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। दोनों के बीच में हम डिफरेंस बात कर लेते हैं। देखिए सार्वजनिक कंपनियों में आम बैठक जो होती है अनिवार्य होती है, ठीक है। सार्वजनिक कंपनियों में जो जनरल मीटिंग होता है कंपनियों का वो पूरी तरीके से अनिवार्य होता है, और निजी कंपनियों में ये अनिवार्य नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर हम और भी बात कर लें तो निजी कंपनी में ज़्यादा नियंत्रण रखना आसान होता है। जैसे पब्लिक कंपनी जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होता है, बहुत सारे नियम कानून होते हैं। तो ये सारी चीज़ें निजी यहाँ पे अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात कर लें तो कम से कम इसके 2 सदस्य होने चाहिए कोई भी प्राइवेट लिमिटेड खड़ी करने के लिए, और अधिक से अधिक 200 सदस्य 200 मेंबर हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। निजी सदस्यों के लिए न्यूनतम सदस्यता राशि प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देखिए निजी कंपनियों के लिए जो न्यूनतम सदस्यता राशि जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, और निजी कंपनी के सदस्य जो होते हैं अपने शेयर आवंटित कर सकते हैं। निजी कंपनी में शेयर धारकों का रजिस्टर रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं आगे डिस्कस करूँगा, इससे क्वेश्चन आपके आएंगे। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं निजी कंपनी के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या। तो अभी मैंने बताया है ना, कम से कम 2 सदस्य अगर मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खड़ी कर सकते हैं। तो कम से कम 2 सदस्य, अधिक से अधिक 200 सदस्य हो सकते हैं। कंपनी अधिनियम, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये कंपनी एक्ट 2013 जो आपका लेटेस्ट कानून चल रहा है कंपनियों का, उसी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। कोई भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 मेंबर और अधिक से अधिक 200 मेंबर हो सकते हैं। ये बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी कंपनी के मामले में सदस्यों की अधिकतम संख्या, अभी मैंने बोला ना 200 सदस्य हो सकते हैं निजी कंपनियों के मामले में, अधिक से अधिक 200 सदस्य। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम आपका कितना है, 7 है, कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए। अधिक से लिए कोई ऐसा कंडीशन नहीं बताया गया, अनलिमिटेड हो सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी में अनलिमिटेड मतलब कोई आंकड़ा नहीं है, अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए सदस्यों की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। निजी कंपनियों में 200 है, जबकि पेड अप कैपिटल की हम बात कर लें, जैसे पेड अप कैपिटल चुकता पूंजी, जैसे कोई कंपनी अगर रजिस्टर्ड होती है तो कम से कम उनके पास इतनी पूंजी होनी चाहिए। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास 5 लाख रहने चाहिए, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 1 लाख रुपए मिनिमम पूंजी होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ओके। या चलिए आगे बात कर लें। कंपनी धारा 45 के तहत कितने महीने तक अपना कारोबार जारी रख सकती है। कोई कंपनी
कितने महीने तक, अगर उसके पास पूंजी वगैरह नहीं है तो कितने महीने तक वो अपना बिजनेस जारी रख सकती है। तो देखिए अगर कोई भी कंपनी है जिसके पास फंड वगैरह नहीं है तो वो कम से कम 6 महीने तक अपने बिजनेस को चला सकती है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब किसी कंपनी के पास 6 महीने तक कामकाज जारी रखने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है तो उसे कारोबार बंद करना होगा। 6 महीने तक चला सकती है, उसके बाद कारोबार बंद करना होगा पर्याप्त पूंजी के कारण। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम सदस्य संख्या कितने दिनों के सदस्यता कितने दिनों के भीतर प्राप्त करनी चाहिए? न्यूनतम सदस्यता, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ओके, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, या तो यहाँ पे आपका ये जो टर्म दिया हुआ है न्यूनतम सदस्यता, अगर हम इसे यहाँ पे बात कर लें मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो ये क्या होता है? देखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक ऐसा अमाउंट होता है, जैसे एक एग्जांपल से मैं बात कर लूँ, जैसे कंपनी ने 10 लाख के शेयर जारी किए, ठीक है। अब कंपनी ने अगर 10 लाख के शेयर जारी किए हैं तो कानून के अनुसार कम से कम 90% कंपनी को अपने इन्वेस्टर से शेयर बेचकर 90% फंड इकट्ठा करना है। ठीक है, 90% मतलब 10 लाख का 9 लाख कंपनी को इकट्ठा करना है अपने इन्वेस्टर से, अपने शेयर होल्डर से शेयर बेचकर। अगर कंपनी 9 लाख रुपए इकट्ठा कर लेती है, 10 लाख में 9 लाख रुपए इकट्ठा कर लेती है, तो कंपनी अपने शेयर धारकों को बेच सकती है, जारी कर सकती है। अगर ये 9 लाख की जगह अगर कंपनी ने 8 ही लाख इकट्ठा किया हुआ है तो कंपनी को अपने इन्वेस्टर्स को जिससे जिससे भी पैसा लिया हुआ है शेयर के बदले में उनको वापस करना होगा। सिंपल सी बात है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन यही होता है आपका। ठीक है, और भी अगर डिटेल में बात कर ले तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक ऐसा अमाउंट होता है जो वह न्यूनतम राशि होती है जो किसी कंपनी को अपने शेयरों की पेशकश के दौरान अपने निवेशकों से प्राप्त करना होता है। मतलब शेयर बेचने के दौरान अपने इन्वेस्टर शेयर जितना भी मार्केट में कंपनियां बेचती हैं और बेचने के दौरान इतना कम से कम कंपनी को पैसा इकट्ठा करना होता है। ठीक है, जैसे कंपनी ने 10 लाख के शेयर बेचे हैं और 10 लाख में से कंपनी को 50% इकट्ठा करना है। 10 लाख शेयर बेचा है कंपनी ने तो 50% इकट्ठा करना है तो करना है। जैसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो एक मुश्त पेमेंट कर देते हैं, कुछ होल्ड कर देते हैं, 2 लाख की जगह 1 ही लाख दिए, 1 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट में देंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका यही है। तो कितने दिनों के भीतर ये प्राप्त होना चाहिए? तो ये आपका 120 दिनों के भीतर प्राप्त होना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है आपका। तो देखिए यहाँ पे और भी डिटेल में, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है किसी कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों के लिए कंपनी ने जितना भी शेयर जारी किया है उतना अपने इन्वेस्टर से आवश्यक न्यूनतम राशि उसे मिल जाए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, जैसे यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन जारी करने की तारीख से, मतलब जिस दिन जारी किया गया है उसके 120 दिनों के भीतर, मतलब 4 महीने का समय दिया जाता है। 4 महीने के भीतर इतना अमाउंट कम से कम कंपनी को इकट्ठा करना होता है शेयर जारी करने के बदले में। अगर कंपनियां इकट्ठा नहीं कर पाती हैं तो कंपनी को अपने इन्वेस्टर्स को जितना भी अमाउंट उसने कलेक्शन किया वो सारा वापस करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि न्यूनतम सदस्यता प्राप्त नहीं होती है, देखिए अब बात यही आ गई, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कंपनियां जैसे 10 लाख का 9 लाख मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को इकट्ठा करना है, 9 लाख रुपए 10 लाख में से। ठीक है, 10 लाख शेयर कंपनी ने जारी किया, 9 लाख रुपए इकट्ठा करना है। अब 9 लाख अगर कंपनी इकट्ठा नहीं कर पाती है, ठीक है, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं इकट्ठा कर पाती है, रिसीव नहीं कर पाती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन मनी है, जैसे आवेदन, जो शेयर होल्डर्स आवेदन करते हैं ना, एप्लीकेशन देते हैं कंपनी को कि मुझे इस कंपनी के इतने शेयर खरीदने हैं, तो जितने भी एप्लीकेशन, ठीक है, आवेदन राशि जो होता है, एप्लीकेशन मनी जो होता है वो कितने दिनों के भीतर वापस कर दिया जाना चाहिए? तो ये आपका इसका जो राइट आंसर है, इसके आंसर को लेकर बहुत सारे इसमें थोड़े से अलग, जैसे अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है 15 दिन। ठीक है, कई जगह 15 दिया है, कई जगह 30 दिया है, तो अभी आप मानकर चलिए 15 दिन, क्योंकि ये गूगल पे भी दे रहा है। ठीक है, तो 15 दिनों के भीतर कंपनी को एप्लीकेशन मनी वापस करनी पड़ेगी, जितने भी इन्वेस्टर्स ने जो कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आवेदन किया हुआ है, 15 दिनों के भीतर। तो यहाँ पे आपका 15 दिन ये नोट्स में आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, या यदि कंपनी को न्यूनतम सदस्यता प्राप्त नहीं होती है, कंपनी को आवेदन राशि जारी किए गए शेयरों के 15 दिनों के भीतर ये निवेशकों को वापस करना होगा। यह नियम निवेशकों की सुरक्षा की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी कंपनी के मामले में सदस्यों की लिमिटेड लायबिलिटी कितनी होती है? तो निजी कंपनी के मामले में जो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं या जितने भी मेंबर्स होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, उनकी जो सदस्यता जो होती है, मतलब लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। क्या होती है? लिमिटेड होती है, सीमित होती है।
ठीक है, सीमित, असीमित नहीं होती है, सीमित होती है। अगर कंपनी मान लेते हैं बंद होती है या कंपनी दिवालिया होती है तो कंपनी के मेंबर्स की कुछ लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी कि इतना पैसा आपको देना है तो देना है। कंपनी ऑथराइज जब भी कंपनी बनी है उसके समय अगर आपने जो भी नियम कानून कंपनी के थे उसके अकॉर्डिंग हर मेंबर्स को 10-10 हज़ार रुपया या 1-1 लाख रुपया देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा आपको। तो निजी कंपनी में जो सदस्यों की लायबिलिटी होती है वो सीमित होती है। ठीक है, और भी डिटेल में बात कर ले तो निजी कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और कम से कम 2 सदस्य जरूर होने चाहिए। अधिकतम सदस्य संख्या मेंबर्स की 200 रह सकती है। 200 से ज़्यादा अगर सदस्य रहते हैं किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो वो कंपनी भंग हो सकती है। ठीक है, अधिकतम 200 ही रहेंगे, उसके आगे नहीं हो सकते। निजी कंपनी में सदस्यों के आवंटित शेयर उनके बीच मुफ्त में नहीं बदले जा सकते, ये सारी चीज़ें हैं। और निजी कंपनी को जनता के बीच अपने शेयर और डिवेंचर बेचने की अनुमति नहीं होती है। कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जनरल मीटिंग में डिसीजन लेने के बाद ही शेयर वगैरह जारी किए जाते हैं। निजी कंपनी का अस्तित्व जारी रहता है चाहे इसके सदस्य या इसके जो भी है शेयर होल्डर्स, उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी कंपनी बनी रहेगी, कंपनी अपना बिजनेस चलता रहेगा। निजी कंपनी के शेयरों को कुछ शेयर धारकों के बीच निजी तौर पर पेश किया जा सकता है। और निजी कंपनी को निजी तौर पर आयोजित कंपनी, सीमित देयता कंपनी या निजी निगम, ये सभी नाम है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। ठीक है, प्राइवेट कंपनियों के नाम है। तो सीमित कंपनी, सीमित देयता कंपनी या निजी कंपनी इन्हें कह सकते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले निजी कंपनी में कौन कौन आएंगे तो निजी कंपनी में परिवार के स्वामित्व वाले, जैसे एकल स्वामित्व, जैसे टाटा कंपनी आपने देखा है, टाटा कंपनी के जो मालिक है उन्हीं के नाम से चल रहा था। ठीक है, और फिर ये हो गया छोटे मध्यम आकार के जितने भी उद्योग हैं वो सभी आपके किस में आएंगे, सभी आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में आपके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी बैंकिंग व्यवसाय के मामले में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। साझेदारी बैंकिंग व्यवसाय में अगर कोई भी पार्टनरशिपिंग के थ्रू, मतलब 2, 3, 4, 5 जितने भी व्यक्ति मिलकर कोई बैंकिंग व्यवसाय करते हैं, ठीक है, बैंकिंग बिजनेस करते हैं, तो कम से कम कितने सदस्य, अधिकतम यहाँ पे पूछा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम टोटल यहाँ पे 10 सदस्य आपके हो सकते हैं। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, साझेदारी बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 10 भागीदार आपके हो सकते हैं। साझेदारी क्या होती है, ये एक व्यावसायिक संस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर क्या करते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, मुनाफा कमाते हैं। साझेदारी फर्म में कम से कम 2 भागीदार, 2 पार्टनर्स होने चाहिए। और साझेदारी फर्मों में सभी सदस्यों को क्या कहा जाता है, पार्टनर्स कहा जाता है, भागीदार कहा जाता है। या अगर किसी पार्टनरशिपिंग जितने भी पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिपिंग फर्म है जो बैंकिंग बिजनेस कर रही है, अगर वहाँ पे 10 से ज़्यादा अगर लोग मेंबर्स हो गए तो वो साझेदारी गैर कानूनी मानी जाएगी, इलीगल मानी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी कंपनी के मामले में मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना है, पेड अप शेयर कैपिटल, तो निजी कंपनियों के लिए 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए अगर है तो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जा सकती है, खड़ी की जा सकती है, रजिस्टर्ड की जा सकती है। तो 1 लाख रुपए निजी कंपनियों के लिए है पेड अप कैपिटल। और ये कॉर्पोरेट मंत्रालय की तरफ से समय समय पर ये बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक कंपनियों के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, तो 5 लाख रुपए है। ये मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बता रखा है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक सार्वजनिक कंपनी का अर्थ है कि एक ऐसी कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है और इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख रुपए है। और इनके शेयर स्वतंत्र रूप से क्या किए जा सकते हैं, हस्तांतरित किए जा सकते हैं, ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सार्वजनिक कंपनी के मामले में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है, कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में न्यूनतम पूछा है, मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स हो सकते हैं किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। और निजी कंपनियों में ये 2 है, कम से कम 2। ठीक है, और किसी भी कंपनी में 15 अधिकतम डायरेक्टर्स हो सकते हैं किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी कंपनी के मामले में निदेशकों मतलब डायरेक्टर्स की कितनी संख्या होती है, कितने डायरेक्टर्स कम से कम हो सकते हैं निजी कंपनियों के लिए। तो अभी मैंने बात किया है, तो ये कम से कम 2 सदस्य हो सकते हैं किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अधिकतम निदेशक, अधिकतम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक कंपनी के मामले में निदेशकों की आयु पूछा है, मतलब जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी आयु के बारे में, उनके एज के बारे में। तो अधिकतम कितनी एज तक वो रह सकते हैं किसी भी कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं उनकी अधिकतम एज क्या हो सकती है। तो अधिकतम एज के बारे में ऐसा कोई एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, लेकिन जो आपको लेटेस्ट आपको मिलेगा कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वो 70 आपको मिलेगा। ठीक है, अधिकतम उम्र जो निर्धारित उम्र है वो 70 साल है। ठीक है, अगर कोई भी शेयर होल्डर्स जिसकी आयु 70 साल है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बना रह सकता है। और 70 साल से अधिक है तो आगे का प्रोसीजर रहेगा, उसे रिजाइनेशन देना पड़ेगा या जो भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी कंपनी के मामले में डायरेक्टर्स की एज लिमिट के बारे में क्या कहा गया है? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसी बातें नहीं कही गई है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी की राष्ट्रीयता के बारे में राष्ट्रीयता उसके द्वारा तय की जाती है। कंपनी की राष्ट्रीयता मतलब कंपनी की नेशनैलिटी के बारे में कौन डिसाइड करता है कि कंपनी की राष्ट्रीयता क्या है? ठीक है, राष्ट्रीयता क्या है कंपनी की? कंपनी देसी कंपनी है, इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है? तो कैसे पता चलता है? तो जब कंपनी जिस देश में जिस शहर में जहाँ पे उसका रजिस्टर्ड कार्यालय है उसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कंपनी की नेशनैलिटी क्या है। तो ये पंजीकृत कार्यालय द्वारा तय किया जाता है। कोई भी कंपनी किसी जिस देश में है वहाँ की सरकार के अंतर्गत बनाए गए कंपनी कानून के तहत वो रजिस्टर्ड होती है, वही की गवर्नमेंट को वो टैक्स भी पे करती है। ठीक है, तो पंजीकृत कार्यालय द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कंपनी की राष्ट्रीयता उसके पंजीकृत कार्यालय द्वारा तय की जाती है। ठीक है, डिटेल में अगर हम बात कर ले, कंपनी की राष्ट्रीयता उस देश के कानून द्वारा तय की जाती है जहाँ पर वो क्या है, निगमित है, मतलब रजिस्टर्ड है। ठीक है, कंपनी की पहचान उस देश से होती है और कराधान के लिए निवास स्थान का परीक्षण पंजीकरण नहीं हो सकता। कंपनी का निवास स्थान वह जगह होता है जहां से वो कंपनी क्या होती है, मॉनिटरेट होती है, ऑपरेट होती है, प्रतिबंधित होती है, जहां से उसको कंट्रोल किया जाता है। और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को ही कंपनी का निवास स्थान माना जाता है। जैसे हम लोग जो अपनी टैक्स पे करते हैं, सबसे पहले हमारी रेसिडेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है कि भैया हम रेसिडेंट हैं या नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, रेसिडेंट है तो कैसे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उस आधार पे हमारा डिसाइड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है तो उसके सदस्यों की देयता क्या होती है? मतलब कोई कंपनी ऐसी है जो गारंटीड कंपनी है, मतलब लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इन द कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी। कोई कंपनी है जिसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है और गारंटी द्वारा लिमिटेड है। जैसे जो कंपनी खड़ी की जा रही है उसमें 10 लाख रुपए, मैं बात कर लूँ जैसे जितने भी शेयर होल्डर्स है या जितने भी मेंबर है कंपनी के, उनकी लायबिलिटी कंपनी के शेयर जारी करते समय बता दिया जाता है कि कंपनी अगर बंद होती है, दिवालिया होती है तो 1 लाख रुपए आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, 1 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा गारंटी के तौर पे। तो गारंटी कंपनी जो गारंटी द्वारा सीमित होती है उसके सदस्यों की जो लायबिलिटी होती है वो भी गारंटी वाली राशि तक होती है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि कोई कंपनी गारंटी द्वारा सीमित मतलब होती है तो उसके सदस्यों की जो लायबिलिटी होती है केवल उस राशि तक सीमित होती है जो उसने गारंटी के तौर पर देने का वादा किया है। जैसे कोई भी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उस कंपनी की सदस्यता हासिल करने के लिए आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो गारंटी के तौर पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और यह राशि कंपनी के परिसमापन के समय क्या होती है, देय होती है। तो इसका मतलब यही है कि सदस्यों को अपनी निजी धन से केवल उतनी राशि का भुगतान करना होता है जितनी उन्होंने गारंटी के रूप में क्या एक्सेप्ट किया है, कि गारंटी के रूप में दी जाती है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास आज की? जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी, और जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं आप सभी लोग जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, सारे बैचेस चल रहे हैं और इस बैच को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, चाहे बिहार बिजली विभाग, चाहे आपका जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए। ओके, या मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।